हम्म। तो जब आप शिव के लिंग को देखते हैं, योनि को देखते हैं, तो वो योनि जो है वो देवियों को रिप्रेजेंट करती है, और लिंग जो है वो शिव के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम्म। तो ले दे के दो प्राइमरी तत्व हैं जो सांख्य मानता है, योग मानता है, और हम बोल सकते हैं कि जो लोग शिव शक्ति में विश्वास करते हैं, तंत्र के मार्ग में विश्वास करते हैं, वो लोग भी दो को मानते हैं। लेकिन जी। अगर आप वेदांत पे जाएंगे और अद्वैत वेदांत पे जाएंगे, कई लोग बोलते हैं कि अद्वैत वेदांत सबसे सुपीरियर है, और वो स्टार्टिंग में एक होता है, उसके बाद अनेक बनता है। तो जी। अद्वैत के भी जो अलग अलग वेदांत के हिस्से हैं, या अलग अलग कैटेगरीज हैं, या अलग अलग आचार्यों की बनाई हुई है, वो सब भी अद्वैत ही है, क्योंकि एक से अनेक है, जी। तो वो अनेक में एक है। ये उनका लॉजिक है। लेकिन सांख्य का, योग का, उनका फंडामेंटल रियलिटी दो है, कि एक शक्ति है जो कि एनर्जी या मैटर है, और एक कॉन्शियसनेस है। और सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का बोलिए कि ग्रोथ, एवोल्यूशन, और सृष्टि का डिस्ट्रक्शन तब होता है जब ये दोनों साथ में आते हैं। तो ये फंडामेंटल है। अब विद्या क्या है? विद्या शक्ति है। रुपया क्या है? लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी शक्ति है। काली शक्ति है, दुर्गा शक्ति है, चामुंडी शक्ति है, तारा शक्ति है। तो किसी भी रूप में, किसी भी नाम में, किसी भी तरीके से देख लो, समझा लो, समझ लो, है सब शक्ति। धरती भी क्या है? धरती शक्ति है। जी। आकाश क्या है? शक्ति है। वायु क्या है? शक्ति है। अग्नि क्या है? शक्ति है। जल क्या है? शक्ति है। जी। सभी कुछ शक्ति है। आपकी जो इंद्रियां हैं वो क्या है? वो सब शक्ति है। कर्म इंद्रियां शक्ति है, ज्ञान इंद्रियां शक्ति है, मानस शक्ति है, अहंकार शक्ति है, बुद्धि शक्ति है। ये जो शक्ति है, ये जो 23 तत्व शक्ति के हैं, नौची। आपको सुनाई दे रहा है? जी जी जी, सुनाई दे रहा हाँ, तो ये जो 23 तत्व शक्ति के हैं, ये 23 तत्व प्रकृति के हैं, प्रकृति शक्ति है। तो अभी अगर आप मूल प्रकृति को देखें, तो मूल प्रकृति अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, अभी तक दुनिया में आई नहीं है। और पुरुष जो है वो भी प्रकृति के बाहर है, प्रकृति के अंदर घुसता नहीं है। तो ये तीन प्रकार के सेक्शन हैं ब्रॉड: प्रकृति, मूल प्रकृति, और पुरुष। इसी के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो उसको अलग से करने का कोई जरूरत ही नहीं है। और चेतना जो बोलते हैं वो किस में आता है? कौन चीज? चेतना, चेतना जो कॉन्शियसनेस चेतना बोलते हैं हाँ, वो प्रकृति का पार्ट है, पुरुष का? नहीं 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 नहीं, चेतना जो है वो पुरुष का दूसरा नाम है। कॉन्शियसनेस उसका इंग्लिश टर्म है। और जो मूल प्रकृति है, उसका कोई हिस्सा नहीं है, उसका कोई पोर्शन नहीं है, वो इनफाइनाइट है, उसके टुकड़े नहीं है। और वो प्रकृति को तभी पैदा करती है जब पुरुष पास में आता है, जब चेतन तत्व आता है और मूल प्रकृति तत्व के पास में आता है, तब प्रकृति जन्म लेती है। जो कि हम बोल सकते हैं कि उसमें है, क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखती है। मूल प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती है, लेकिन है सब जगह। उसकी ऊर्जा हम एहसास नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको मालूम ही नहीं वो है।
लेकिन जब आप इन तत्वों का अध्ययन करते हैं, इन पे, इनके गहराई में उतरते हैं, इनके कनेक्शन आपस में समझते हैं, इनके डिफरेंस समझते हैं, इनका रिलेशनशिप में जाते हैं, सीक्वेंस में जाते हैं, तब आपको समझ में आने लगता है कि मूल प्रकृति क्या है। और अगर फिर आप ध्यान लगाते हैं मूल प्रकृति के ऊपर, वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में क्लियर हुए हैं, फिर वो मूल प्रकृति आपको धीरे धीरे उस ध्यान के साधना के दौरान आपको अपना दर्शन देती है। ये सांख्य क्या है? दर्शन शास्त्र है। दर्शन मतलब क्या? देखना। तो ये आपको दिखाती है 25 तत्व, ये आपको पुरुष का दर्शन कराती है, मूल प्रकृति का, बुद्धि का, अहंकार का, मानस का, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, तन मात्राएं और पंच महाभूत, इनका दर्शन कराती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अभी क्या एहसास हो रहा है, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे? एक्सपीरियंस को क्या जवाब देंगे उसका? उसको तो मतलब शब्द में क्या जवाब देंगे, बोलेंगे खाली? मतलब आप इस एक्सपीरियंस को आ जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि एक्सपीरियंस को मतलब किस तरह से आप बोलेंगे जवाब, मतलब क्या उसका मतलब ऑप्शन क्या है अभी आपका मतलब? इस समय आप क्या अनुभव कर रहे हैं? आ, अनुभव मतलब किस बात का आप कर रहे हैं, मतलब अंदर से? हाँ, अंदर से। अंदर से। हाँ, अंदर से बस यही तो हल्कापन, और जिसको बोलते हैं बैलेंस माइंडसेट और हल्कापन। ओके। और तो ये जी, हल्कापन आपको कौन से तत्व में एहसास हो रहा है? कहां पर एहसास हो रहा तत्व में मतलब सत्तो गुण का बोल सकते हैं, गुण के बोलते हैं कि क्या? है? हाँ, अगर सत्वगुण का बोलते हैं मतलब बुद्धि में एहसास हो रहा है आपको, क्योंकि बुद्धि जो है वो हाँ, सात्विक होती है। हाँ, तो आपको बुद्धि में एहसास हो रहा जी है। जी, ये बुद्धि में किसको जी एहसास हो जी। रहा है? ये बुद्धि में किसको एहसास हो रहा है? और बुद्धि में मतलब प्रकृति, ये जो सॉरी पुरुष को। पुरुष को। आपका पुरुष कहाँ है? वो तो देख ही नहीं सकते, वो तो अंदर है। हाँ, तो पुरुष का अनुभव होता है आपको? आपका वीडियो चला गया। नहीं नहीं, वो एक्चुअली पावर कट हुआ है हमारा इधर, अच्छा। तो मैं उसको करता हूँ। तो ये जो आपका मतलब जब भी हम साक्षी भाव से देखते हैं कि हमारा बुद्धि ऐसा चलता है, तो फिर वो बुद्धि को वो देखता है, मतलब वही पुरुष है फिर। आप आप अपने अनुभव से बात करिए। हम्म जो आपने पढ़ा है, सुना है, उसके अनुसार बात मत करिए। हम्म। आपके अंदर मेरी आवाज जा रही है? जी जी जी। हाँ, तो इसका मतलब है कि आपकी जो सुनने की इंद्री है वो काम इंद्रिय कर है रही है। वो है, वो काम वो कर रहा है बराबर। वो काम कर रहा है। तो आपको उसकी चेतना है कि वो काम कर रही है, आपको उसकी कॉन्शियसनेस जी है कि वो काम कर जी रहा जी है ना? जी जी आप अपने आंखों से इस समय देख पा रहे हैं? जी हाँ, तो इसका मतलब वो जो आंखों के अंदर का जो देखने का तत्व है, जो देखने की इंद्री है, वो काम कर रही है। जी जी। ओके। आपको हवा ठंडी लग रही है, गर्म लग रही है? हवा थोड़ा सा ठंडी लग रही है, अभी बारिश मतलब थोड़ा सा बारिश हुआ ठंडी। है, अच्छा। हाँ तो ये जो ठंडा लग रहा है, ये मतलब जो आपका स्पर्श वाली इंद्री है, जो स्किन पे है, वहां पे ठंडा लग रहा जी है ना? जी 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 तो इसके प्रति भी आप कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं कि ठंडा लग रहा है। जी। आप अभी चल रहे हैं कि बैठे हैं? क्या कर रहे हैं? पैरों से क्या कर रहे हैं?
जी, पैरों से अभी खड़ा हूँ। खड़े हैं, तो तो मतलब, खड़ा होके थोड़ा लाइट के पास आ रहा हूँ। हाँ जी। हाँ ठीक है। तो पैर क्या है? पैर है कर्म इंद्री, कर्म करने वाली इंद्री। तो जी जी उसका अभी प्रयोग जी हो, जी। उसके बारे में आप अवेयर है कि आप हम्म। पैरों पे खड़े हैं और आप लाइट की जी तरफ जी जा रहे हैं, तो लाइट को भी आप देख रहे जी हैं, लाइट के प्रति भी आप अवेयर है, पैर चल रहे हैं उसके प्रति भी अवेयर है, ठंडी हवा है उसके प्रति भी अवेयर है ना? जी जी जी। तो ये जो अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस किसको है? आपके बुद्धि को है कि पुरुष को है? ये अवेयरनेस तो सर चेतना को मतलब चेतना के थ्रू से पुरुष को जाएगा ना सर। चेतना के थ्रू पुरुष को जाएगा? चेतना और पुरुष मान के चलिए एक ही है। एक ही है तो फिर मेरा बुद्धि ये सब मतलब अवेयरनेस और हाँ, बुद्धि फिर। चलिए, तो आपके बुद्धि को मालूम पड़ रहा है क्योंकि हाँ। आपको बाहर की दुनिया से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, या जो बाहर जी की जी दुनिया में आप जो भी कर्म कर रहे हैं, वो हम्म, मानस मन के द्वारा हो रहा है, और मन जी रिपोर्ट कर रहा है अहंकार को। तो आपको जी जी मालूम पड़ रहा है कि ये मेरा अनुभव है, ये संजय का अनुभव नहीं है, ये मेरा अनुभव है। तो जी। अहंकार का मेरा। रिपोर्टिंग कर रहा है, मेरा है। और जी बुद्धि उस अनुभव को देख रही है और उसको जी एहसास कर रही है, उसको सुन रही है, उसके प्रति अवेयर हो रही है, जागरूक हो रही है ना? उसको रिकॉर्ड कर रही है, वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा है, उसके संस्कार बन रहे हैं। अभी जी। अ, बुद्धि में कौन देख रहा है? बुद्धि में कौन देख रहा है? हाँ, बुद्धि में फिर अ, चेतना ये तो अपना वो बुद्धि में देखने वाला तो फिर वही है सर, चेतना ही है। चेतना है, ठीक है। हाँ, वो ही बुद्धि के थ्रू तो से देखेगा फिर। वो क्योंकि चेतना, अहंकार बाद में बुद्धि। हाँ वो हाँ। जो चेतना है, वो बुद्धि में क्यों देखती है? डायरेक्ट क्यों नहीं देखती है? आपको जो भी अनुभव हो रहा है वो बुद्धि तक पहुंच रहा है, और बुद्धि हम्म। से आपको पता चल रहा है कि ये मेरा अनुभव है। जी तो जी जी। तो वो जो आपका पुरुष है, जो आपका चेतन तत्व है, हम्म जो आपकी कॉन्शियसनेस है, हम्म जो आपकी अवेयरनेस है, हम्म उसको डायरेक्ट क्यों नहीं मिल हम्म। रहा है? मतलब वो उसका काम मतलब काम नहीं ना, वो तो उसके थ्रू से ही देखेगा ना सर। क्या करेगा वो? उसका थ्रू से ही देखेगा ना फिर। उसका जो बुद्धि उसका पास में है ना, तो बुद्धि के थ्रू से ही वो देखेगा ना। ओके। पुरुष डायरेक्टली इसलिए नहीं देख पाता है कि पुरुष प्रकृति के अंदर नहीं होता है। नहीं होता है। हाँ। हाँ, पुरुष होता है प्रकृति के बाहर। जी और बुद्धि जो है, जब पुरुष मूल प्रकृति के पास आता है, जो कि अभी अव्यक्त है नहीं? जी 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 जी। ठीक है, हम्म। लेकिन पुरुष को दिखती है, हमको नहीं दिखती है। जी। ओके। तो पुरुष हाँ जी। उसमें, उसके पास जब आता है, जिस भी संभावना को देखता है, उसके अनुसार बुद्धि अहंकार सब बनता है। जी और वो जो बुद्धि की चेतना है, वो एक्चुअली पुरुष की चेतना है जो बुद्धि में रिफ्लेक्ट हो रही है, या जो हम जी बोल सकते हैं कि एक किस्म से मैग्नेटिज्म की द्वारा बुद्धि को चार्ज कर रही है, बुद्धि में चेतना डाल रही है। जी। अगर अगर चेतना नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो बॉडी में क्या हो रहा है हमको पता ही नहीं चलेगा। बराबर। और दुनिया बनी कि नहीं बनी हमको ये भी पता नहीं चलेगा। दुनिया तो हम ही बना रहे हैं ना, अहंकार जी जी से, तन्मात्रा से, पंचमहाभूत हम बना रहे हैं। लेकिन हमको अगर अवेयरनेस ही नहीं है, हमारी इंद्रियां उठा नहीं पा रही हैं इंफॉर्मेशन,
हमारी कर्म इंद्रियां उस पे काम नहीं कर पा रही हैं, तो हमारे मानस अहंकार बुद्धि को कैसे मालूम पड़ेगा कि बाहर दुनिया में क्या है कि नहीं है, शरीर भी मेरा है कि नहीं है, कैसे मालूम पड़ेगा? जी 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 तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तत्व में ये चाहिए, अवेयरनेस, जी जी पुरुष का पावर, जी बोल लीजिए चेतन तत्व चाहिए। जी तो वो बुद्धि में आके बैठता है, बुद्धि एक किस्म की हेड ऑफिस बन जाती है, एक किस्म जी की कंट्रोल सेंटर बन जाती है, जहां से पूरी एक्टिविटी बनती है। मतलब कंट्रोल। मैटर हम हाँ जी। बनाते हैं बुद्धि के थ्रू, और जी बुद्धि के थ्रू ही हम इंद्रियां बनाते हैं। और फिर जो मैटर बनता है बुद्धि अहंकार तन्मात्रा और पंचमहाभूत के थ्रू बाहर दुनिया में, उसको हम देखते हैं ज्ञान इंद्रियों, मानस, अहंकार और बुद्धि के जरिए हम उसको देखते हैं और जी उसके प्रति अवेयर होते हैं। जी जी। ठीक है। हम्म। तो ये बेसिकली एक सिंपल सी गेम है जो कि खेली जाती है। जी। अब तुम्हारा यहां पर कोई क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकता है। नहीं, यहाँ पर तो। तो तुमको ये पूरा क्लियर हो गया? जी जी। क्लियर है। अगर अगर ये क्लियर हो गया, तो अगर कोई अगला क्वेश्चन है तो पूछो, या तो फिर हम लोग अगले कारिका में चलते हैं और स्टोरी को बढ़ाते हैं। जी जी, अगले कार्यक्रम में चलिए चलिए। अच्छा, ओके। तो अभी हम लोग आते हैं कारिका नंबर 64 पे। ये जो कारिका है, ये कहती है कि जब हमको तत्वों का पूरा ज्ञान मिल जाता है, तब हमको सच्चाई पता चलती है, ट्रुथ पता चलता है अपने बारे में। मतलब कि ये ब्रह्मांड कैसा बनता है, हम कैसे बनते हैं, हम ब्रह्मांड को कैसे देखते हैं, हम ब्रह्मांड को कैसे मॉडिफाई करते हैं, हम वापस सोर्स तक जहां से आए थे वहां तक कैसे लौट के जाते हैं। और ये 25 तत्वों की पूरी जानकारी लेने के बाद ये समस्त कंप्लीट ज्ञान हमको मिलता है। और इस ज्ञान के आधार पे ये जो प्रकृति के 23 तत्व हैं वो मुक्त हो जाते हैं, और वो सब के सब जाके मूल प्रकृति में मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और अब मूल प्रकृति और पुरुष ही बचते हैं, और पुरुष मूल प्रकृति से मुक्त रहता है, क्योंकि वो हमेशा से मुक्त रहता है। ये समझ में आया? हाँ मानस? ये सर, समझ में आ ओ, गया। ये ओके। कुछ किसी ने मैसेज भेजा है कुछ, कारी का 63 और। हाँ हाँ, मैंने देखा है वो मैसेज। तो मेरे ख्याल से हम लोग इसको कर चुके हैं, बट फिर भी करते हैं। 63rd कारिका में बोलते हैं कि प्रकृति जो है वो अपने आप को बांध देती है। कैसे बांधती है? 7 रूपों में बांधती है, 7 भाव में बांधती है। ये भाव क्या है? धर्म, अधर्म, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, वैराग्य, राग, और ज्ञान और अज्ञानता। तो इसमें ज्ञान को छोड़कर बाकी जो 7 हैं ये बांध देते हैं प्रकृति को। इसका क्या मतलब हुआ? कितना भी धर्म कर लो, प्रकृति से बाहर नहीं निकलोगे, स्वर्ग तक जाओगे मैक्सिमम। मुक्ति नहीं मिलती है धर्म का पालन करने से, अच्छा समय मिलता है, पुण्य कमाओगे, स्वर्ग में जाओगे, कुछ समय वहां आनंद आनंद करोगे, भोग करोगे, लेकिन मुक्ति नहीं है, प्रकृति के अंदर ही हो है। स्वर्ग प्रकृति के अंदर है। तो धर्म अधर्म से वही होता है। अब जो पावर है, ऐश्वर्य है, और जो अनैश्वर्य है,
ये भी आपको प्रकृति के द्वार से बाहर नहीं ले जाता है। ये आपको सिद्धियां दे सकता है, कई प्रकार की शक्तियां दे सकता है, शक्तियों का आप उपयोग कर सकते हो, बहुत सारा रुपया कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो, जमीन जायदाद बना सकते हो, उससे अपना पावर और बढ़ा सकते हो, लेकिन उससे भी प्रकृति से बाहर निकलोगे नहीं, क्योंकि ये सब प्रकृति के अंदर की ही चीजें हैं। अगर आप वैराग्य करोगे तो भी आप दुनिया को छोड़ के अंदर प्रकृति के गहराई में जाके फंस जाओगे। और अगर आपके राग होंगे, शौक होंगे, अटैचमेंट्स होंगी, अट्रैक्शंस होंगी, आपको कुछ अच्छा लगता होगा, तो वो आपको फिर बांध देगा, मोक्ष नहीं देगा वो। तो दोनों केस में वैराग्य होने से आप प्रकृति के अंदर के लेयर में फंस जाओगे, और राग होने से नॉर्मल तरह की प्रकृति और दुनियादारी में फंस जाओगे, उसमें भी मोक्ष नहीं मिलेगा। आप प्रकृति से बाहर नहीं निकल पाओगे। अज्ञानता होगी तो दुख मिलेगा, अज्ञानता होगी तो प्रकृति में फंसे हुए रहोगे, तो उससे भी प्रकृति के बाहर नहीं निकल पाओगे। प्रकृति से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, एक ही रूप है, एक ही भाव है जिसके आने से ये संभव है, और वो है ज्ञान। तो वो ज्ञान, क्या चीजों का ज्ञान? वो ज्ञान आपको आना चाहिए उन कंप्लीट 25 तत्वों का। और जब ये 25 तत्वों का ज्ञान कंप्लीट हो जाता है, और प्रकृति आपको ये ज्ञान देती है, किस माध्यम से? आपको भोग कराते कराते मोक्ष की तरफ ले जाते हुए ये ज्ञान आता रहता है। और जब ये पूरा ज्ञान आ जाता है प्रकृति के पास, तब वो अपने आप को अपने आप से खुद ही मुक्त करती है। और ये जो उसको तत्वों का ज्ञान आ जाता है, ये जो विवेक उसके अंदर जाग जाता है प्रकृति के अंदर, उसको समझ में आता है कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। और जब ये वो समझ पाती है, तब उसको दोबारा भोग की जरूरत नहीं पड़ती, दोबारा मोक्ष की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसी समय निकल जाती है। तो आप में से कितने लोगों को मालूम है कि प्रकृति और पुरुष में फर्क क्या है? जी सर। मालूम है? सर एक मिनट, आप क्या पूछे, दोबारा बोलिएगा। मैंने ये पूछा कि प्रकृति और पुरुष के बीच में क्या अंतर है, इसका ज्ञान किस किस को है, कौन जानता है ये? अच्छा, अभी जब आप बोल रहे थे ना सर, तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि जो सारी चीजें हैं वो इंद्रियां हैं, मतलब हम इंद्रियां नहीं है। ये चीज समझ में आ रही थी जब आप मानस जी से बात कर रहे थे ना, तो ये अलग हो रहा था। क्योंकि आप एक एक इंद्री को खोल के बता रहे थे ना कि ये आप बोल रहे हैं, सुन कौन रहा है, महसूस कौन कर रहा है, तो ये इंद्रियां हैं। और बाकी पुरुष तत्व टोटल अलग है, हम इंद्रियां नहीं है, जो आप 24 तत्व की बात कर रहे थे। तो अभी तक आप ये घटित आप हो। इंद्रियां नहीं है वो तो ठीक है, और क्या हम्म, आप नहीं है? हम विचार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा करके। और मतलब जो शरीर है वो भी नहीं है, क्योंकि वो तत्वों से बना है, वो भी नहीं है। इतना अभी तक अंदर में घटित हो रहा था। हाँ, तो ये आप लॉजिक से बोल रही हैं कि अनुभव से बोल रही हैं? ये अनुभव से, आपसे जितना सीखा सर, उससे जो अनुभव हो रहा है उससे बोल रही हूँ। ओके, तो इस समय आप क्या अनुभव कर रही हैं? इस समय बिल्कुल खाली महसूस कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। कौन खाली है? आपका मन खाली है, अहंकार खाली है, नहीं बुद्धि नहीं खाली नहीं है, नहीं, कौन ये खाली सब है? है ही नहीं। ये सब है ही नहीं। ये सब है ही नहीं। तो कौन है? कुछ भी नहीं है अभी तक, ऐसा शून्यता का एहसास हो रहा है सर। बस हो शून्य रहा है। शून्यता का एहसास किसको हो रहा है?
बस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये मेरी बुद्धि सोच रही है या मन सोच रहा है, बस हो रहा है, बस उतना ही। अरे अरे, मैं तो मान रहा हूं हो रहा है, लेकिन ये अनुभव जो हो रहा है वो किसको हो रहा है? किसी को तो हो रहा होगा। हाँ, तो जो चेतन तत्व है अंदर वही ऐसा समझ पा रहा है, मतलब अभी ना कोई इंद्री काम नहीं कर रही है इस वक्त, मैं बिल्कुल ब्लैंक है सर इस वक्त। ओके, तो अगर आप इस वक्त कंप्लीटली ब्लैंक हैं, इसका मतलब कि आप प्रकृति के तत्वों को छोड़ के उसके ऊपर के तत्वों में जा सकती हैं या जाती हैं। तो प्रकृति के ऊपर के तत्व कौन से हैं? प्रकृति के ऊपर के तत्व या तो मूल प्रकृति है या तो पुरुष है। लेकिन मूल प्रकृति तो अव्यक्त है और व्यक्त जो है वो पुरुष है। पुरुष हम्म, अव्यक्त नहीं है हम्म, और प्रकृति भी व्यक्त है, बुद्धि से लेके सारे तत्व व्यक्त है। हम्म, इन 25 में एक ही तत्व अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, वो है मूल प्रकृति। हम्म। तो मेरा अभी प्रश्न ये है कि आप कहां पर हैं? मूल प्रकृति में है कि पुरुष में है? इस वक्त सर मैं आंसर देने के उसमें भी नहीं हूँ। इस वक्त सिर्फ मुझे ब्लैंक लग रहा है, कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है मुझे। तभी आ, मैं इस वक्त बस एकदम से ना नहीं सब। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। जब आप कहती हैं कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है मुझे, तो ये मुझे कौन है यहाँ पर? वो सिर्फ अपने को बोलने के लिए मुझे बोला सर, अपने को मतलब कौन? इस शरीर को बोलने के लिए बोला, बस ताकि अपने आप को अपनी बात रखने के लिए बोला। वैसे कुछ भी नहीं है ऐसा। नहीं, तो अगर आप शरीर नहीं है, आप मन भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, मानस ये बुद्धि भी नहीं है, और कोई वस्तु भी आपको नहीं दिख रही है, तो पंच महाभूत भी नहीं है, तन्मात्राएं भी नहीं है, तो आप कौन है इस समय? इस समय सर एक ना बस, जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे गुरबाणी में कहते हैं ना, मन तू जो स्वरूप है बस वो ही दिख रहा है, और दिख भी नहीं रहा, बस महसूस हो रहा है और अंदर घटित हो रहा है, और कुछ भी नहीं है सर। ऐसा अभी हाँ, मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगी सर। नहीं नहीं, बोलना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो चीज सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो है दर्शन शास्त्र। और जो दर्शन हम्म, शास्त्र हम लोग कर रहे हैं वो है सांख्य। और सांख्य हम्म, के दर्शन में 25 तत्वों का दर्शन कराया जाता है। दर्शन करना मतलब देखना। हम्म, आपको अपनी इंद्रियों को देखना है, पांचों को, पांचों कर्म इंद्रियों को देखना है, पांच महाभूत को देखना है, मानस को देखना है, अहंकार को देखना है, बुद्धि को देखना है, मूल प्रकृति को देखना है और पुरुष को देखना है। अगर आपको पुरुष दिख जाता है, पुरुष का एहसास होता है, पुरुष का दर्शन होता है, पुरुष का साक्षात्कार होता है, तो वो आत्मदर्शन है। आपने अपनी चेतना का दर्शन किया, अपने कॉन्शियसनेस का दर्शन किया, अपने अवेयरनेस का दर्शन किया, अपने आप का दर्शन किया। वही घटित हो रहा है सर मेरे साथ इस वक्त, जब आप बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए वही घटित हो रहा है अंदर में। और मेरी ओके, सांसें भी थोड़ी वैसा हो रही है, इसीलिए मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी सर इस वक्त। नहीं ठीक है। तो ये जो ज्ञान, जिससे कि आप प्रकृति के तत्वों को और पुरुष के तत्वों में डिस्टिंग्विश कर पाए। जनरली हाँ सर, क्या जो होता है भेद है कि ना, हाँ, जो पुरुष और प्रकृति का भेद है ना वो समझ में आ रहा है इस वक्त। जो हाँ प्याज वाला उदाहरण दिया था ना, तो वैसा ही हाँ दम पर इधर खुल के वो सब अलग अलग नजर आ रहे थे। हाँ इस वक्त वो अवस्था है। हाँ, तो इसका मतलब आप उस द्वार पे खड़ी हैं या वहां पहुंच गई हैं अंदर, जो कि प्रकृति से बाहर की अवस्था है या तत्व है। ठीक है। और जब आप यहां पर पहुंचते हैं, तब आपका प्रकृति से डिटैचमेंट हो जाता है। तब इंद्रियां जो दिखाती हैं उससे आपके मन में राग द्वेष पैदा नहीं होता है।
जो कर्म इंद्रियां करती हैं उससे भी आपके अंदर राग द्वेष पैदा नहीं होता है। जो मानस है वो जो भी रिस्पांस जनरेट कर रहा है उससे भी आपके अंदर कुछ नहीं हो रहा है। अहंकार के अंदर की भी एक्टिविटी से आपके अंदर कुछ नहीं हो रहा है। बुद्धि की भी एक्टिविटी से आपके अंदर कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप इन तत्वों से मुक्त हो गई है। ये तत्व न तो आपको खींच रहे न तो आपको धकेल रहे हैं। ये तत्व न तो आपसे प्रेम कर रहे हैं न तो आपसे घृणा कर रहे हैं। ये आपके लिए न्यूट्रल हो गए हैं। ये आप उनके लिए एक साक्षी हो गए हो। आपको दिखता है वो तत्व, लेकिन कुछ आदान प्रदान नहीं है, कुछ ट्रांजैक्शन आपके साथ नहीं है, कुछ एक्शन रिएक्शन नहीं है, कुछ वो ट्रिगर नहीं कर रहे हैं आपके अंदर। ना आपको अच्छा लग रहा है, ना आपको बुरा लग रहा है, ना आपको गुस्सा आ रहा है, ना आपको उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है। आप संतुलित हैं, फ्री हैं। वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं, ना आपको कुछ लाके दे रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ रही है बात। तो जब ये ज्ञान आता है 25 तत्वों के अध्ययन करने से, तब मुक्ति है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रकृति अपने आप को मुक्त करती है अपने आप के बंधन से, ज्ञान के कारण। तो ज्ञान जितना बढ़ेगा उतना आप मुक्ति की तरफ जाएंगे। धर्म करने से आप मुक्ति की तरफ नहीं जाएंगे, अधर्म करने से भी नहीं जाएंगे, सिद्धियां प्राप्त करके भी आप नहीं जाएंगे। इसलिए योगियों को बोला जाता है कि सिद्धियां ले रहे हो ठीक है, लेकिन इनको छोड़ो। अगर आगे जाना है, प्रकृति से बाहर निकलना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, फ्रीडम चाहिए, लिबरेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो सिद्धियों में मत उलझो। मतलब सिद्धियों के अटैचमेंट से छोड़ो। हाँ, मतलब सिद्धियों को अटैचमेंट से छोड़ो, जो आता है ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, आगे बढ़ो। नहीं वैसा भी नहीं है। आता है ठीक है, नहीं आता है ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आ गया और फिर चिपक गए उससे, वो नहीं करना है। हाँ वही बोलता हूँ, अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। हाँ, अटैचमेंट नहीं संग। रखना, आगे बढ़ते रहना है। जी जी। और वही चीज वैराग्य से है। दुनिया से बहुत ज्यादा वैराग्य ले लोगे तो प्रकृति में ही फंस जाओगे। जैसे हमने देखा था कि अगर रजस घट जाता है तो मृत्यु होने पे उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो अगले शरीर में नहीं जाता है, वहीं रह जाता है। और बहुत ज्यादा धर्मों का काम कर लोगे तो हो सकता है कि देवी देवता बन जाओ। देवी देवताओं को शरीर नहीं होता, और जब उनको शरीर नहीं होता तो उनको मुक्ति नहीं मिलती, वो भी अटके रहते हैं। जी। जो बहुत सारे मुनि ऋषि को हमने देखे हैं कि वो वैराग्य ले लेते हैं, परंतु बाद में अहंकार उनके अंदर में इतना प्रबल हो गया, तो बाद में फिर वो उसी में ही फंस गए फिर। ऐसे भी शास्त्रों में कुछ एग्जाम्पल आते हैं। हाँ, एग्जाम्पल आते हैं, बट मैं बोल रहा हूं मान लो अहंकार नहीं भी आए, हम्म। क्योंकि वो वैराग्य ले रहा है तो वो बाहर की दुनिया से अंदर जा रहा है, अपने अंदर की दुनिया में जा रहा है। लेकिन अपने अंदर की दुनिया जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो आके बुद्धि में अटक जाए, हो सकता है वो अहंकार में आके अटक जाए, हो सकता है वो अंदर तो आ रहा है मानस में अटक जाए, तो वो पुरुष तक तो नहीं पहुंचा, तो उसको मोक्ष नहीं मिल रहा। अब उसको अगला जन्म लेना है। अगला जन्म लेना है तो उसके उसके हिसाब से उसको ये चाहिए, उसको ये ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान मिलेगा समाधि से। और समाधि
जब तक वो नहीं कर पाएगा तब तक उसका आगे का रास्ता बंद है। तो ये एक्चुअली डिटेल में योग सूत्र में कवर होता है, बट क्योंकि ये बात डिस्कस कर रहे थे तो मैंने हल्के से मेंशन कर दिया है। बट मेन पॉइंट ये है कि ज्ञान मुक्ति दिलाता है, इसलिए ज्ञान सबसे ऊपर है, ज्ञान इंपॉर्टेंट है। तो जब आप समाधि करते हो योग में तब प्रज्ञा आती है। प्रज्ञा क्या है? ज्ञान है। और जब आप 25 तत्वों का अध्ययन करते हो तो ज्ञान आता है। विवेक की क्षमता उतनी बढ़ जाती है कि आपको पुरुष और प्रकृति में भेद क्लियर दिखाई देता है। पहले क्या होता है? क्लियर दिखाई नहीं देता है, मालूम है लेकिन दिखता नहीं। मालूम है कि अलग है, पुरुष में ये है, प्रकृति में ये है। हम बोलेंगे पॉइंट लिख दो, तो जैसे एग्जाम में बच्चे रट के जाके आंसर लिख के आते हैं बिना समझे, वैसे कई लोग यह बोल देंगे प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, लेकिन वो बोलने से वो अनुभव नहीं हो रहा है। वो बोलने से आप प्रवचन दे सकते हैं, अनुभव नहीं है। और बिना अनुभव के आपको विवेक नहीं आएगा। तो यहां तक समझ में आया? सबको क्लियर है? किसी को पूछना? क्लियर है सर। ओके। तो जो 64th कारिका है वो ये बोलती है कि ये ज्ञान से हमारे अंदर एक विजडम आ जाता है, जिससे हमको तीन बातें मालूम चलती है। पहला, वो कहते हैं कि न अस्मि। न अस्मि मतलब आई एम नॉट, मैं नहीं हूं। दूसरा है नथिंग इज माइन, मतलब मेरा कुछ भी नहीं है। और तीसरा आता है न अहम। न अहम मतलब नॉट आई। इति अपरिशेषम, ये फाइनल है, ये फाइनल ज्ञान है। और इसमें अविपर्यात, कोई गलती नहीं है, कोई डाउट नहीं है। विशुद्धम, ये प्योर है। केवलम, ये एब्सोल्यूट नॉलेज है। तो वो बेसिकली तीन स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जिसको वो बोलते हैं कि एब्सोल्यूट नॉलेज है, जिसको वो बोलते हैं कि इसमें कुछ फॉल्स नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये प्योर है और ये फाइनल नॉलेज है, इसके ऊपर का कोई नॉलेज ही नहीं है। तो वो कहां से आता है? तत्वों के ज्ञान से आता है, उसके प्रैक्टिस करने से आता है। पहला है आई एम नॉट, दूसरा है नथिंग इज माइन, तीसरा है नॉट आई। अब इसको थोड़ा देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो कहते हैं कि तत्व क्या होता है? तत्व मतलब आपको ये जो 25 तत्व हैं उनका सही ज्ञान आ गया है। और ये कैसे आता है? जब आप तत्वों के ज्ञान का प्रयोग करते रहते हैं, उससे ये आता है। और इसमें एक लंबा समय लगता है, एक लॉन्ग कोर्स लगता है। और उसमें आपको सच्चे मन से अभ्यास करना पड़ता है, अनइंटरप्टेड, बिना रुके हुए, बिना ब्रेक्स दिए, कंटिन्यूएशन में आपको अभ्यास करते रहना पड़ता है। और जब ये अभ्यास आप करते रहेंगे तब आपके अंदर डायरेक्टली ये ज्ञान आएगा कि कॉन्शियसनेस और मैटर के बीच में डिफरेंस क्या है, या चेतना और प्रकृति के बीच में डिफरेंस क्या है, या स्पिरिट
और एनर्जी के बीच में डिफरेंस क्या है, या पुरुष और प्रकृति के बीच में डिफरेंस क्या है। ये सब सेम चीजें हैं। एक तरफ शक्ति है, एनर्जी है, और एक तरफ कॉन्शियसनेस है, चेतना है। ये दो रियलिटीज है। इन दो रियलिटी को हम लोग अलग अलग करके देख नहीं पाते हैं। हम कभी अपनी आत्मा का दर्शन नहीं कर पाते हैं। हम सुनते रहते हैं आत्मा ऐसी, आत्मा वैसी, आत्मा वैसी, लेकिन हमको आत्मा कभी दिखती नहीं। तो ये 25 तत्वों का अध्ययन करने से, वो नॉलेज लेके उस पे प्रैक्टिस करते रहने से लंबे समय तक बिना ब्रेक के हमको दोनों अलग अलग दिखने लगते हैं, आत्मा और प्रकृति, स्पिरिट और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति। और सिर्फ कांस्टेंट प्रैक्टिस इस चीज की करने से ही ये डायरेक्ट नॉलेज इस चीज की आती है। मतलब जिस चीज पे भी प्रैक्टिस करोगे कॉन्स्टेंटली, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आने लगेगा। मान लो आपको इंद्रियों के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना है, तो आप इंद्री के ऊपर स्टडी करो, उसके मीनिंग के बारे में सोचो, उस पर अभ्यास करो, तो वो इंद्री कंप्लीटली खुल जाएगी और अपने सारे सीक्रेट्स पेश कर देगी, सामने दिखाएगी, समझाएगी, बताएगी। तो किसी भी तत्व पे करोगे तो उसका मालूम पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि अगर आप पुरुष पे करते हो, बुद्धि पे करते हो, या प्रकृति पे करते हो, तो आपको मालूम पड़ेगा। प्रैक्टिकल रूप से आपको अलग अलग दिखेंगे दोनों। दर्शन मतलब देखना। जब तक ये 25 तत्वों को आप देखोगे नहीं अंदर की आंख से, तब तक मोक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि आप इन 25 में फंसे हुए हो, इनकी बंदिश में हो। लेकिन जैसे जैसे विद्या लोगे इनके बारे में, वहां मुक्ति आएगी। ज्ञान आने से वो तत्व मुक्त होने लगेगा। पहले आपने एक तत्व को मुक्त किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया, फिर चौथे को किया। ऐसे आप पहले 23 प्रकृति के तत्वों से मुक्ति ले लीजिए। उसके बाद 24वीं और 25वीं जो तत्व हैं, मूल प्रकृति और पुरुष, उनके बारे में भी आप अभ्यास करिए, जानिए, देखिए, पहचानिए। तब आपको अंतर समझ में आएगा कि प्रकृति और पुरुष का अंतर क्या है, बुद्धि और पुरुष का अंतर क्या है। और फिर वो अंतर जब आपको दिखने लगेगा, वहां मोक्ष है, वहां फ्रीडम है। जो दिखता है उससे मुक्ति है आपको। जो नहीं दिखता है, फ्यूजन में दिखता है, क्लाउडी दिखता है, अधूरा अधूरा दिखता है, अंधेरे में दिखता है, वहां पर आप फंसे हुए हो, वहां पर आप इनएक्शन में आ जाते हो, तामसिक अवस्था में आ जाते हो, फंस जाते हो। लेकिन जब आपको क्लियर दिखने लगता है, तो वो सिचुएशन हम समझने के लिए बोल सकते हैं कि सात्विक हो जाती है, अति सात्विक हो जाती है। उसके बाद फ्रीडम हो जाता है। तो कहते हैं कि अगर आपको ये नॉलेज तत्व की मिलती रहती है, आप इस पे मेहनत करते रहते हो, तो जो आपको ज्ञान आता है वो सच्चा ज्ञान है, प्योर ज्ञान है। ये ज्ञान प्योर क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ भी अंधेरापन नहीं है। इसमें कुछ भी तामसिक, राजसिक या उस तरह का गुणों से अटका हुआ कुछ नहीं है। सभी गुणों से मुक्त है। इसमें ना कोई आपको डाउट आएगा, ना कोई आपको झूठा ज्ञान आएगा। इन सब से फ्री है। कहता है कि हमारे मन में कभी कभी शंका आ सकती है कि ये जो ज्ञान मुझे मिला है, ये सही है कि नहीं है। बोला वो भी एक किस्म का झूठ है, उससे भी मुक्ति मिल जाती है अगर आप ये अभ्यास करते रहेंगे। तो हमको दोनों डाउट और झूठ या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, दोनों से फ्रीडम चाहिए। और वो भी तभी आती है जब आप इन 25 तत्वों को गहराई में समझेंगे
इनके ऊपर अभ्यास करेंगे, बिना इंटरप्शन के करेंगे, लंबे समय के लिए करेंगे, तब आपके लिए ये संभव होगा। तो ये नॉलेज जो है ट्रुथ का, ये इसी तरीके से पाया जाता है और यही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ पुराने बैठे हुए संस्कार हैं जो कि गलत ज्ञान दे रहे हैं और जिसमें कोई शुरुआत नहीं है, तब ये पॉसिबिलिटी है कि ये फॉल्स नॉलेज आपके जीवन में बाहर निकल के आएगा। मतलब अगर आपके अंदर कोई पुराने संस्कार दबे पड़े हैं जो फलित नहीं हुए हैं, जिसमें ज्ञान गलत भरा हुआ है, झूठा है, तो वो निकल के बाहर आएगा और उनके बाहर निकल के आने से दिक्कत हो सकती है। और उससे क्या होगा कि आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको वापस अगले जन्म में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो नए संस्कार बनाएंगे और आपको अगले जीवन में ले जाएंगे। तो ये जो नॉलेज है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, तो कोई भी संस्कार नहीं है, तो ये इसलिए एब्सोल्यूट ज्ञान है। ये आपको मुक्ति देगा और इसमें कोई भी गलत ज्ञान मिक्स किया हुआ नहीं है। और ये भी हो सकता है कि वो जो संस्कार थे जो गलत थे, वो इटर्नल है, हमेशा आपके साथ रहने वाले थे, फिर भी उनको हम कंप्लीटली निकाल सकते हैं जब हम ये सही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और हमको ये एक्सपीरियंस मिलता है इस नॉलेज का कि हकीकत में ये 25 तत्व क्या है। ये सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये एक अभ्यास के माध्यम से, एक लर्निंग के माध्यम से, एक स्टडी के माध्यम से, एक बोलिए कि लॉन्ग टर्म नॉन इंटरप्शन के मेहनत के माध्यम से हमारे अंदर ये 25 तत्व का पूरा संपूर्ण ज्ञान खुल जाता है। और जब ये ज्ञान खुल जाता है, ये ज्ञान सच्चा है, ये ज्ञान एब्सोल्यूट है और ये ज्ञान हमको मुक्ति करा देता है। तो ये कहते हैं कि जो हमारे अंदर की बुद्धि है, उसकी जो सही स्थिति है, वो आपको कहां ले जाएगी? बुद्धि आपको हमेशा सच्चा ज्ञान देने की चेष्टा करेगी, उसी दिशा में ले जाएगी। और जब आपके अंदर ये फ्लॉलेस, बिना किसी गलती वाला सच्चा ज्ञान, हर वस्तु के ट्रू कैरेक्टर वाला आ जाता है, तो बाहर की गलत फहमियों से वो बिगड़ता नहीं है। वो ज्ञान जो सच्चा लेवल पे जाग गया है, वो दूषित नहीं होता है, उसमें कुछ कंफ्यूजन पैदा नहीं होता है। और बुद्धि का जो नेचर है वो आपको सर्वोच्च ज्ञान तक ले जाएगी, तो बाहर के ज्ञान से बुद्धि इंपैक्ट नहीं होती है फिर। तो ये कहते हैं कि ये जो ज्ञान आ रहा है उसका नेचर क्या है? उसका नेचर ये है कि मैं नहीं हूं, आई एम नॉट, नथिंग इज माइन, मेरा कुछ नहीं है, नॉट आई। तो इसका मतलब ये है कि ये बोल रहे हैं कि जो मेरा सेल्फ है, उसमें कोई भी एक्शन नहीं है। हर प्रकार का जो ऑपरेशन है, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे मेरे को कुछ विवेक का प्रयोग करना हो, सेल्फ अवेयरनेस करनी हो, ऑब्जर्वेशन करना हो, एप्रीहेंशन करना हो, एप्रीहेंशन मतलब किसी वस्तु को पकड़ना हो, हिलाना हो, वो अब पुरुष नहीं करता है। तो ये जो आइडिया है नॉट आई, ये तब जागता है क्योंकि पुरुष में कोई भी इंपल्स नहीं है एक्टिविटी पैदा करने का।
आई का मतलब यहां पर है एजेंसी, एजेंसी मतलब कर्ता भाव। आई ऑफर, ये कहता है कि आई यहाँ पे एजेंसी के लिए है, बिकॉज सब जगह पर हम जब बोलते हैं आई नो, आई ऑफर ऑब्लेशंस, आई गिव, द एक्टिव एजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। आई मतलब एक्शन, एक्शन जो है वो प्रकृति का काम है। पुरुष में एक्शन नहीं होता, पुरुष में कोई एजेंसी नहीं होती, पुरुष में कोई कर्ता भाव नहीं होता, पुरुष में सिर्फ चेतना होती है, वो देखता है। तो वो कहता है कि यहां पर कोई एक्शन नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, ये हमको समझना है। और यहां पे नथिंग इज माइंड, क्योंकि जो एजेंट है, जो कुछ कर रहा है, वही मालकाना हक जता सकता है। लेकिन जब कोई एजेंसी नहीं है, जब कोई एक्शन नहीं है, तो कोई पोजेशन भी नहीं है। पुरुष के पास कुछ पोजेशन नहीं होता है, पुरुष के पास कुछ एक्शन नहीं होता है। और जैसे हम जानते हैं कि पुरुष जो है वो अ, मतलब ये बोलना चाहिए कि प्रकृति में जो एक आय का कॉन्सेप्ट है वो नहीं है यहां पर। प्रकृति वाला आय खत्म हो गया, प्रकृति खत्म हो गई है। सारे जो इंद्रियां हैं, सारे जो महाभूत हैं, तन्मात्राएं हैं, मानस है, अहंकार है, बुद्धि है, वो खत्म हो गए हैं। वो जाके मूल प्रकृति में मिल गए हैं, तो वो आय का तो सवाल ही नहीं उठता है अभी। तो आई एम नॉट मतलब वो खत्म हो गया है। नथिंग इज माइन मतलब पुरुष का कुछ नहीं है। और नॉट आई मतलब पुरुष में कुछ करने की ताकत नहीं है, कुछ एबिलिटी नहीं है, कुछ एजेंसी नहीं है, कुछ करता नहीं है उसके अंदर, कुछ करता भाव नहीं है उसके अंदर। यहां बोलते हैं कि हम उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आई एम नॉट का मतलब कि मैं तो भैया पुरुष हूं, और मैं तो इवॉल्व होके तो नहीं आया हूं, मैं तो शुरू से ही हूं। और क्योंकि मैं नॉन प्रोडक्टिव हूं, मैं कुछ प्रोडक्शन नहीं करता हूं, नॉन एजेंसी हूं, इसलिए आई एम नॉट। बीइंग अ नॉन एजेंट, द सेंस ऑफ ओनरशिप ऑल्सो इज नॉट देयर, हेंस द एक्सप्रेशन नथिंग इज माइन। तो इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, फिर वो जवाब देते हैं, बट ब्रॉडली ये इस कारिका का मीनिंग है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। पहली बात तो समझ में आया है? जी सर, बहुत ओके। क्लियर। थैंक यू सर। ओके। किसी को नहीं आया हो तो पूछिए, या अधूरा आया हो, या कम आया हो, या कुछ डाउट हो। हाँ, बोलिए। जब एक्चुअली हम लोग, मैं तो बस सुन रही हूँ और लॉजिक से समझ रही हूँ, एक्सपीरियंस तो नहीं है इस चीज का। तो नहीं, एक मिनट रुकिए, क्या चीज का एक्सपीरियंस नहीं है आपको? आई एम नॉट, नथिंग इज माइन एंड नॉट आई। अच्छा, अभी मैं आपसे पूछता हूं, आई एम नॉट का क्या एक्सपीरियंस नहीं है आपको? सर, मैक्सिमम टाइम सिचुएशंस में हम इन्वॉल्व होते हैं और हम 25 तत्वों में से अहंकार के लेवल से, मनस के लेवल से दुनिया को देखते हैं, उस सिचुएशन को गो थ्रू करते हैं।
हाँ, तो ये आपने कहा कि मतलब कई सिचुएशन में ऐसा होता है, और जिन सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है उसमें क्या होता है? मतलब हाँ, ये भी हम अपने आप को बोलते हैं कि जो गो थ्रू कर रहा है वो आ, मतलब आई एम डिफरेंट फ्रॉम हु इज गोइंग थ्रू द सिचुएशन। नहीं, ये कौन बोलता है? वही वही मैं बोल रही हूँ कि हम अपने आप को ये समझाते हैं कि ऑब्वियसली जो ये सोच रहा है वो अलग ही है। नहीं, ऑब्वियसली है कि रियली है? सर, जो सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है वो डिफरेंट ही है। वो डिफरेंट है, वो कौन है? मतलब अगर सांख्य से नहीं नहीं, देखेंगे। सांख्य को छोड़ दीजिए। अभी आप मेरी आवाज सुन रही हैं? हाँ सर। कौन सुन रहा है आपके अंदर? कोई सुन रहा है, अब उसको कौन है वो? आई डोंट नो कौन है। कोई तो है। हाँ, कोई है। हाँ, तो वो कब पैदा हुआ था? नहीं मालूम मुझे। नहीं मालूम। वो एज में बड़ा हो रहा है? मुझे ये नहीं मालूम कि वो इन्फिनिट है और वो कभी पैदा नहीं होता है। नहीं और नहीं, मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे को पहले वो जवाब दीजिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो बूढ़ा होता है? नहीं, बूढ़ा तो नहीं होता। हाँ, मेल है कि फीमेल है? नहीं पता। नहीं पता। उसका एज का अंदाजा है आपको? नहीं, क्योंकि जो ऑब्जर्व करता था जब मैं 10 इयर्स की थी तब भी सेम था और अभी भी सेम है। हाँ, तो मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है। हाँ। एज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, तो अभी जो हमने 25 तत्व देखे, उनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जो चेंज नहीं हो रहा है? हाँ, चेंज नहीं हो रहा है वो तो सिर्फ पुरुष है। हाँ, तो इसका मतलब जो आपके बचपन से 8-10 साल से देख रहा है वो पुरुष है। तो पुरुष का तो कोई जेंडर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। वो मगर आत्मा है। वो जो आपकी आत्मा है, आत्मा देख रही है। हम्म क्या? बट जैसे हम जो क्वालिटीज बोलते हैं ना कि वो लिमिटलेस है, इन्फिनिट है, वो उसकी क्वालिटी तो नहीं बोलना चाहिए। मतलब क्वालिटी तो उसमें होगी, गुणों में आ जाएगी, प्रकृति में आ जाएगी। हम्म। मगर वो उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है अरे, किस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है? कि वो लिमिटलेस है एंड कहाँ पर आपको मालूम पड़ा कि वो लिमिटलेस है? किसने बोला आपको कि लिमिटलेस है? इन्फिनिट है, सॉरी। अच्छा, किसने बोला कि इन्फिनिट है? ये जो आपके पास सांख्य कारिका है उसमें लिखा है कहीं? आई थिंक कहीं तो लिखा है निकालिए। इन्फिनिट है, निकालिए प्रकृति निकालिए। के बाहर है। अरे, आप पहले निकालिए ना। अभी अपने इन्फिनिट की बात कर रहे हैं तो पहले इन्फिनिट को सॉर्ट आउट करते हैं ना। उसके बाद अंदर बाहर की बात कर रही हैं। शुरू में जो कारिका है जहाँ पे पुरुष को डिफाइन करते हैं। हाँ, निकालिए उसको। हम कारिका नंबर क्या है बताइए, उसको पढ़िए। 17 नंबर गाड़ी का है शायद। कौन सा है? 17। 17? ओके। पुरुष के अस्तित्व की सिद्धि गाड़ी का नंबर 17 लिखा है। हम्म। हाँ, कहाँ गई सौम्या? वहां इसमें कहाँ लिखा है इन्फानाइट?
एग्जैक्टली कौन सी कारिका है मुझे नहीं पता, बट मूल प्रकृति और पुरुष ही हम बोल रहे हैं ना, इनफाइनाइट है। अरे मैडम, मैंने आपसे पूछा कि कहाँ लिखा है कारिकाओं में। अच्छा, मूल प्रकृति दिखा दीजिए इनफाइनाइट। ये आपके लिए फिर होमवर्क है, ठीक है। हम्म, हाँ, ये दोनों की मूल प्रकृति और पुरुष के जो भी कारिकास में डिस्क्रिप्शन है उसको स्टडी कर लीजिए, और कल इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये तो सही है कि आपके अंदर जो पुरुष है वो देख रहा है बचपन से, है ना। हम्म। ओके। आपको कैसे मालूम कि आपका अगला जन्म होगा? मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है, बट कैसे होगा क्यों होगा वो नहीं पता। ओके। तो आपको मालूम है कि अगला जन्म होगा, तो इसमें आप विश्वास करती है कि नहीं करती हैं? मतलब जो भी आपको बताया गया उस पे आपको फेथ आया कि नहीं आया? हाँ हाँ आया। हाँ। ओके। तो आपको ये लगता है कि अगले जन्म में आपको नया वो देंगे, क्या बोलते हैं, पुरुष? नहीं, बॉडी। हाँ, बॉडी तो नहीं देंगे, लेकिन अगर पुरुष अगले जन्म में नहीं जा रही है और तो फिर तो आपको नया पुरुष भी देना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर तो चला जाएगा, पुरुष का क्या होगा? पुरुष भी तो चाहिए। हाँ, पुरुष तो हमारे साथ ही होगा। हाँ, तो फिर जब पुरुष साथी होगा तो इसका मतलब पुरुष पैदा नहीं होता है, मरता नहीं है, कंटिन्यूएशन में चलता हम्म। है ना। अगले जन्म में तो पुरुष पैदा नहीं हो रहा है, और इस जन्म में मर नहीं रहा है, इस जन्म से अगले जन्म में जा रहा है। तो यहाँ मर नहीं रहा है, वहां पैदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब पुरुष जो है ना पैदा होता है ना मरता है, एवर एग्जिस्टिंग है। ऐसा होता है कंक्लूजन कि नहीं होता है? हाँ। हाँ सर। हाँ। आपको कितने तत्व दिखते हैं, कितने तत्वों से आप प्रैक्टिकली कनेक्ट कर पा रही हैं, आपने अनुभव किया है? मुझे नहीं मालूम मैं बुद्धि से कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती, बाकी से तो कर पाती हूँ। तो ये जो आपने अभी बोला ना, हम्म। ये आपने कहाँ से बोला? अहंकार से बोला, मानस से बोला, बुद्धि से बोला? शायद मानस से बोला होगा, और शायद क्यों, शायद क्यों? क्योंकि उसमें मानस और अहंकार का तत्व होगा। अ, जब मैं बोल रही हूँ कि मानस का रोल क्या है? लॉजिक, रीजनिंग। हाँ, रीजनिंग, लेकिन किस? मानस का रोल ये है कि इंद्रियों से जो इनपुट उसको मिल रहा है हाँ उसको रिसीव कर रहा है। हाँ, और भी करता है, बट इस पर्टिकुलर केस में जो आपने स्टेटमेंट अभी बोला, तो उसका तो इंद्रियों से कोई संबंध नहीं है, बाहर की इंद्रियों से, कि ज्ञान लेके अंदर आया हो। मतलब जैसे मैंने क्लास अटेंड करी, मैंने जो सुना नहीं तो। नहीं, अभी अभी आप दूसरी जगह चली गई। जो आपने स्टेटमेंट बोला बुद्धि वाला, मैंने आपसे पूछा कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आया? आपने कहा मानस से आया या अहंकार से आया। तो मैंने आपसे पूछा कि मानस का फंक्शन क्या है, तो मानस तो इंद्रियों के साथ काम करता है। जब इंद्रियां ज्ञान उठा रही हो या इंद्रियां कर्म कर रही हो,
तो इस बात को बोलने के लिए मानस का प्रयोग हुआ, लेकिन वो जो स्टेटमेंट बनी वो किसने बनाई? नहीं, मुझे ये लगा मेमोरी में से स्टोर्ड था। जो मेमोरी, मेमोरी कहाँ पे होती है? मेमोरी तो बुद्धि में होती है। हाँ, तो फिर आपने किसका प्रयोग किया? ओके। हाँ, हाँ, फिर बुद्धि ही बोलेंगे। हाँ बुद्धि तो बोलेंगे, लेकिन मानस भी बोलेंगे ना, हम्म। और अहंकार बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, बोलेंगे। हाँ, तो फिर वो तीनों फैकल्टी यूज हुई, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, वो तीन इंटरनल ऑर्गन्स हैं। हम्म। उसके लिए एक सुंदर वर्ड भी है, चित्त। अंतःकरण, अंतःकरण। ओके। हाँ, ये चित्त शब्द सिर्फ योग में यूज होता है, यहाँ पर वो चित्त का प्रयोग नहीं है, यहाँ पे अंतःकरण का है। अंतःकरण मतलब द इंटरनल इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो तीनों ने बोला, तो आपको तो फिर सभी मालूम है, क्या नहीं मालूम है? बुद्धि भी अभी आपको मालूम है। हाँ, जैसे ये आपने क्वेश्चन पूछा और मैंने रिस्पॉन्ड किया, तो हम बोल रहे हैं कि ये तीनों फैकल्टीज का कोऑर्डिनेटेड एक्शन था, रिस्पॉन्ड मैंने किया। बट जो बुद्धि के फीचर्स हमने पढ़े हैं कि वो यूनिवर्सल माइंड है। तो यूनिवर्सल माइंड में जो नॉलेज है वो, उसको तो मैं तो नहीं शायद एक्सपीरियंस कर पाती। इसलिए मेरे को लग रहा है कि मैं शायद बुद्धि के लेवल पे ऑपरेट नहीं करती। नहीं, तो फिर आप एक काम करिए ना, आप यूनिवर्सल माइंड से क्या समझती हैं आप? यूनिवर्सल माइंड में से मतलब कि उसके पास यूनिवर्स का प्लान है हाँ, तो और आपके पास हायर यूनि- लेवल से। आपके पास यूनिवर्स का प्लान है कि नहीं है? मेरे पास इंडिविजुअल प्लान भी नहीं है, यूनिवर्स तो भूल जाइए। आपके पास इंडिविजुअल प्लान भी नहीं है। ओके, तो इंडिविजुअल प्लान कौन बनाएगा आपका? मेरा पुरुष। आपका पुरुष बनाएगा। ओके, तो आपका पुरुष कब बनाएगा? नहीं बना रहा। अरे, आपने बोला है उसको बनाने के लिए। हाँ, मैंने पूछा कई बार अपने आप से, बट ऐसा कुछ। ये तो क्या बोलता है पुरुष आपका, कि नहीं बनाऊंगा तुम्हारे लिए? नहीं, ऐसा कुछ इंट्यूटिवली कुछ मतलब ऐसे नहीं आया माइंड में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वी आर जस्ट फ्लोटिंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू द अदर सिचुएशन विदाउट a purpose, without an objective, which is ओके, actually which actually should come uh, from the buddhi, from purush, from buddhi. Therefore it should get implemented in life. तो आप लाइफ में लॉस्ट लॉस्ट है क्या? हाँ। ओके, तो आपको क्या चाहिए लाइफ से? कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, बट नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, देखिए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ है ही नहीं उसके लिए, किसके लिए? पाने के लिए। आप बोल रहे हैं ना क्या चाहिए। हाँ, आपको क्या चाहिए? आप जो आपको चाहिए वो मिलेगा। आप बोलिए तो क्या चाहिए? हाँ, तो देयर इज नथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। नथिंग इज रिक्वायर्ड, तो फिर बोल रही है कि पुरुष बना नहीं रहा है। हाँ। तो आप तो दोनों तरफ से खेल रही है ना। नहीं, दोनों तरफ से मेरा मतलब ये है कि आपने पूछा ना कि आपको क्या चाहिए। हम्म। तो ऐसा कुछ भी नहीं मुझे लगता कि जो अ, मतलब दैट वन शुड सीक एंड एस्पायर फॉर इन, मतलब अदर देन स्पिरिचुअल ग्रोथ, मुझे ऐसा कुछ भी लगता नहीं है जो आप। स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्या चाहिए आपको?
स्पिरिचुअल ग्रोथ में तो जो अगर मेरा माइंड का अभी का फेस का जो लेवल है तो वो एक पर्टिकुलर अरे आप कंफ्यूजन में है। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्या चाहिए वो बताइए ना। माइंड मेरा ये लेवल पे वो लेवल पे, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। उसका अल्टीमेट तो मोक्ष है, हाँ, बट स्पिरिचुअल ग्रोथ में अल्टीमेट तो मोक्ष है। तो आपको मोक्ष चाहिए। हाँ, ओके, और कितने समय में चाहिए? आज अभी मिलना चाहिए। अभी मिलना चाहिए, बहुत बढ़िया है। तो अपने पुरुष को वापस देखिए। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, अभी तो दे रही है। हाँ, कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? कौन कॉन्शियस है मेरे आवाज के प्रति? अभी आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? ब्लैंकनेस। कौन है ये ब्लैंकनेस? कौन सा तत्व है? पता नहीं है। इट कुड बी, जब मैं अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगी तो बुद्धि की इमेजिनेशन भी हो सकती है, और जो मैंने पढ़ा सुना है उसको मैं विजुलाइज कर रही हूँ। एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है, बट सिर्फ बुद्धि के लेवल पे मेमोरी से रिट्रीव करके ला रही हूँ। तो क्यों ला रही है मेमोरी से रिट्रीव करके? आपको जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो क्या है वो पूछा जा रहा है, तो आपको मेमोरी में घुसने की जरूरत क्या है? मैं आपको एक टमाटर दूं खाने के लिए और बोलूं कैसा लगा, तो आप क्या मेमोरी में जाएंगे? आप सेफ क्यों खेल रही है? सेफ नहीं, whether it is the past memory, or it is imagination, or what it is, I don't know. अरे मैडम, आई एम नॉट आस्किंग यू कि, you see, memory is different, imagination is different. I asked you, what are you experiencing now? तो memory is from the past, imagination is from the future. So you are running into the mind. I am not asking you to go into the mind. I am asking you, what are you experiencing now? So you answer that question. Don't travel to your mind. Don't go to the past and the future. Be in the present. In the present, I am only listening and I am trying to figure out. No, don't try to figure out. No. You see, Figure out, because, when you are I'm trying to trying figure out,
जब When आप you are trying to figure out, you are again using the mind as a calculator. नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, बट जब आप पूछ रहे हैं तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए आई एम सेइंग कि आई एम ट्राइंग टू थिंक व्हाट टू से. So don't think, na. That is my point. The moment you say think, you are probably moving into the mind. अच्छा, तो मेरा मतलब I'm talking about the experience and not about the thought. because whatever that experience is, there are no words to say. So say that. Okay. Say that. So that is Purusha. When there are no qualities, when you cannot define, when there is no space, no color, nothing to describe, that is Purusha. That is what Adi Shankaracharya said, neti neti. It is not this, it is not that, cannot be described in words. Words are only meant for thoughts. Words are part of language. They represent concepts, ideas, description. So we are not talking about all that. We're talking about direct experience, pratyaksh. So that is Purusha. And all the other things where you are jumping was Prakriti. Imagination, memory, words, they are all Prakriti. अभी समझ में आया? तो अगर हम बोल रहे हैं कि अभी हमारा पुरुष का ये एक्सपीरियंस है प्रेजेंट में, तो इसी को मोक्ष बोलते हैं क्या, जब हम पुरुष को एक्सपीरियंस कर रहे हैं? अरे जब आपका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, इनफैक्ट यू आर सेइंग नथिंग इज देयर, आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट, है ना? तो पुरुष का एक्सपीरियंस का तो सवाल ही नहीं उठता है ना. देयर इज नथिंग देयर. So what is there is your true self. That is your Atma. That is your consciousness. You are conscious. That's all. There is no data about which you are conscious. That is pure consciousness. You are looking at yourself and becoming conscious about yourself. अभी समझ में आया? वैसे ये समझने की चीज नहीं है. That is why you are getting trapped. You are trying to use the mind to understand something which is beyond the mind. अभी क्लियर है? तो हम माइंड से ही समझने की शायद कोशिश कर रहे हैं, और एक्चुअली जो लोग साधना करते हैं तो उनको अपने आप रिवील होता है. ओके. हो सकता है, मतलब आई एम थिंकिंग. नहीं, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट. व्हाट आर यू ट्राइंग टू से एक्चुअली? मैं ये बोल रही हूँ कि अभी हम माइंड के लेवल से समझने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ. और एक्चुअली जो लोग साधना करते हैं और पुरुष तक जाते हैं, उनको अपने आप रिवील होती है ये नॉलेज. सबको नहीं होती है. सब थोड़े ना पुरुष तक पहुंचते हैं. कभी ना कभी तो पहुंचते ही होंगे. हाँ, पता नहीं कौन से जन्म में पहुंचते होंगे. तो हम साधना से ही पहुंच सकते हैं, मतलब. देखो, मैं तुमको बात बोलता हूँ. You are trying to find spirituality through reasoning. Okay. I do not know of any branch of spirituality where you can find the spirit through reasoning. Reasoning is used to identify what the senses are picking up. And you are not going beyond reasoning. You are not entering into ahankar. You are not entering into buddhi.
You are stuck up at the manas level. सर वही मैंने शुरू में जब आपको बोला ना, मेरा अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है. आई एम ओनली ट्राइंग टू think aloud loud, listen to you, think aloud loud when I'm asking a question. जब आप बोल रहे हैं कि तुम कौन से तत्व को से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो आई एम ट्राइंग टू ओनली internalize and trying to mirror myself and identify कि मैं कौन से लेवल पे अभी हूँ, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ. Arey, madam, again, I'm telling you, you are trying to use reasoning to find out at which level you are, and using your memory, you are trying to reason out and recall and come to an answer. What I am telling you is leave that process aside, okay? What you are experiencing in the current moment is what you express. So you said ki nothingness. Khatam ho gaya baat. So this nothingness is Purusha. And then you said ki no words can describe. Yes. That also is Purusha. That experience cannot be described. It is a samadhi which is nirbhij samadhi. There is no seed there. There is no sanskar there. There is no thought there. You come back and you have zero memory. Nothing. अभी समझ में आ रहा है. बट अगेन आई विल से कि समझने की कोशिश मत करो. जस्ट बी इन दैट एक्सपीरियंस. दैट एक्सपीरियंस विल ग्रो इनसाइड यू. That experience will ग्रो इनसाइड यू. ठीक है. हाँ बिंदु जी बोलिए. सर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा. आप जहां तक पहुंचाना चाहते हो ना वहां तक पहुंचा देते हो, पूछ पूछ के. बट जब मैंने हाथ ऊपर किया उस टाइम द क्वेश्चन वाज ऑफ माइंड एंड थॉट्स. So mind is, what is mind? It's a bundle of thoughts only. And when she said that those people जो साधना करते हैं या समाधि करते हैं वो फिर इससे कैसे, because they don't अपने thoughts को वो देखते ही नहीं है, so they overcome the mind. The thoughts are going and coming and going and coming. They are not entangled in the thought. नहीं, but how do you know mind is a bundle of thoughts? Mind, ऐसा ही सुना है मैंने, mind is a bundle of thoughts. कहाँ सुना है आपने? माइंड की डेफिनेशन सर यही सुनी थी. अरे कहाँ पर सुनी है? इज इट कमिंग फ्रॉम सम स्क्रिप्चर और सम बुक बाय सम अमेरिकन और ब्रिटिश ऑथर? Sir, some people who do meditation and all, they only say mind is a bundle of thoughts only. हाँ तो छोड़ दो उसको फिर. That is not authentic. You have to pick information in spirituality from spiritual literature and not But it from is people. not, mind is not a bundle of thoughts. No. Maybe I don't know, because you said this with so Okay. much confidence. I wanted to find out what is the source of that knowledge. अच्छा. Hmm. I don't remember the source, but it is already in my mind कि यही बोला गया था कि नहीं, thoughts will keep नहीं, coming नहीं. and going. अरे, we do not even know what mind you are talking about. Okay. Is it manas? Is it ahankar? Is it buddhi? Is it mool prakriti? We do not know. Or is it purusha? Purusha has no mind. हाँ जी. Mind nahi hai, so we call it no mind. Hmm. Now, I mean, one can categorize as many minds as one wants. Okay. ठीक है sir. So you see, if you go by the yogic definition, they say yoga chitta vritti nirodha. So you must stop the fluctuations in the mind. Hmm. He's not talking about thoughts. अच्छा sir. And in manas, when you're doing a samadhi, there are two kinds of samadhis. Samadhi means cognition, observation,
Mhm. So one is Savitarka Samadhi, another is Nirvitarka Samadhi. So Savitarka Samadhi means you are using reasoning, हाँ जी and then the mind is giving an output. So the mind, when it is giving an output, will tell you, will talk to you in words, will give you the meaning, and will give you a description of that object. Supposing I'm looking at a pen. So the mind will tell me the name of that object, the meaning of that object, and the description of that object using reasoning. So here it uses the past memory, it recollects, it compares, and then it comes to a conclusion. The second scenario is, which is Nirvitark Samadhi. This also happens in Manas. So Nirvitark Samadhi mein kya hota hai? There is no reasoning. So when no reasoning has been applied, the object has not been identified by the mind. So the mind is not giving you a name, the mind is not giving you a meaning, the mind is not giving you any description about that object. You are only purely seeing that object through a sense organ, that's all. So this also is the mind. It is showing you something without telling you what it is. Now the problem is 99.99% people on this planet see through names, meanings, and description. That is what is happening with our friend out here, Soumya. She is looking at the experience of Purusha through Savitarka Samadhi. She is applying reasoning, she is finding a name for that, she is trying to get the meaning, she is trying to describe that. And what I am telling her to do is go into Nirvitarka. Don't use your reasoning. Just see. So then she says, I am not able to describe it. There are no words. So when there are no words, that means you are in the true experience and not using words to describe that experience. Are you able to understand the difference? जी सर जी very clearly. Thank you so much. तो जैसे ही उसके शब्द हमने छीन लिए उससे, अब उसको वो एक्सपीरियंस है. तब उसको बोला कि उसी एक्सपीरियंस में रहो ना भाई, शब्दों के चक्कर में क्यों पड़े हो? Why are you moving in mind? Past mind, future mind, memory क्या है, imagination क्या है? You will find new and new words, that's all. You will get trapped in those words. Words are the cause of the conflict on the planet. इसलिए भारत वो देश है जहां पे मुनि होते हैं. मुनि कौन होता है? जो मौन रखता है. He is a rishi. He can see everything. दर्शन means to see. जिसको दर्शन मिल गया कंप्लीट 25 तत्वों का फॉर सांख्य, ही इज अ ऋषि. अब वो ऋषि अगर ये तय कर ले कि मेरे को ये ज्ञान नहीं देना है, चुप बैठना है, क्योंकि मेरे बोलने से नहीं बोलने से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, प्रकृति अपना काम करके निकल जाएगी, तो वो मौन में चला जाता है. देन दे आर मुनीज. सो कपिल इज कंसिडर्ड टू बी अ मुनि. Patanjali is considered to be a rishi. So what I'm trying to tell you and demonstrate here is that there is nothing great about moksha. It is only you get a higher degree of control, maybe complete control over your life. Now, Savitark, Nirvitark can be a matter of choice. It is like switching on a switch and switching off a switch, or switching on a lamp and switching off a lamp, or switching on a fan and switching off a fan. भैया मेरे को अब शब्दों में देखना है, मेरे को अब बिना शब्दों के देखना है.
मेरे को देखना है मेरी आंख को क्या दिखता है, एज इट इज, विदाउट डेफिनेशंस, विदाउट मैन मेड डेफिनेशंस। जब हम विदाउट मैन मेड डेफिनेशंस देखेंगे, हम सबको सेम चीज दिखेगी। लेकिन जैसे ही हम शब्दों में देखेंगे, हिंदुओं को अलग दिखेगा, मुसलमान को अलग दिखेगा, क्रिश्चियन को अलग दिखेगा, जू को अलग दिखेगा, और तब सब लड़ मरेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, बिंदु? Yes, sir, it's very beautiful. मोक्ष से ऊपर जाना है हमें. Moksha Yes, I have understood. is just entering a zero state, that's all. अभी हम लोग जिंदगी में क्या है, सात्विक राजसिक तामसिक रहते हैं। तो instead of being in an ocean where waves are going up and down, you be in a lake, be in a pond where the water is still. The water is still, your mind is still. When your mind is still, you have tremendous power, tremendous knowledge. So yogi's work is to still the mind. But the Western world's concept is to overload the mind. That is why they are in a stressful world. They are fighting, busy fighting. Everywhere they are fighting. You look at Middle East, you look at Europe, you look at America, they are virtually fighting. They are fighting the world with their tariffs today. So when a country is thinking with reasoning, using words, meanings, and ideas, judging, analyzing, then they are creating problems. And that is the minimum level of thinking which a man can use, the lowest. So the entire Western world is at the lowest level of thinking. They are reasoning based. And they justify their reasoning. But when you come to a higher state, it is about thoughts, not about reasoning, which happens in ahankara. And when you come above ahankara to buddhi, it is about happiness, ananda. That samadhi which happens there is called sa-ananda samadhi. And when you go further up to Mool Prakriti, that is asmita samadhi. Asmi means I amness. You start looking at yourself. And when you go further up to Purusha, there is no Prakriti. No Prakriti, that means no Indriyas, no Sanskaras, no Tanmatras, no Panchbhutas, no Manas, no Ahankar, no Buddhi, nothing. In that nothingness, you are aware about who you are. That is moksha. That nothingness. And it is a permanent state. Any questions? Thank you, sir. Yeah, well, No. तो किसी का अगर क्वेश्चन नहीं हो तो अभी क्लोज करें? जी, sir. चलिए, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Good night. Yeah, Thank good you. night. Thank you.